आप सभी का एआई एग्जाम चौपाल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के भूमि संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून सीएनटी एक्ट 1908 के पहले 4 अध्यायों पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और ये विषय जेपीएससी द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले कि हम सीधे धाराओं में कूदें, कुछ बड़े सवालों पर गौर करते हैं। आखिर ऐसा क्या था कि ये कानून खास तौर पर छोटा नागपुर के लिए ही बनाना पड़ा? और ये क्यों माना जाता है कि अध्याय 1 से लेकर आईवी तक जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग है? कैसे इस कानून की जो परिभाषाएं हैं और शुरुआती प्रावधान हैं, वो पूरे एक्ट की नींव रखते हैं? चलिए आज इन सब पर बात करते हैं। तो आज की चर्चा में हम अध्याय 1 से शुरू करेंगे और फिर अध्याय 4 तक की सभी महत्वपूर्ण धाराओं को एक एक करके समझेंगे, खास तौर पर परीक्षा के नजरिए से। तो चलिए अध्याय 1 प्रारंभिक से शुरू करते हैं। कहते हैं ये अध्याय पूरे अधिनियम का आधार तय करता है। बिल्कुल। किसी भी कानून को समझने के लिए उसकी बुनियाद को समझना बहुत जरूरी है। अध्याय 1 हमें वही बुनियाद देता है। इसकी धारा 1 3 बातें बिल्कुल साफ करती हैं। क्या है वो 3 बातें? पहली, इसका नाम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। दूसरी, इसका प्रसार। प्रसार मतलब ये कहाँ-कहाँ लागू होता है? हाँ, इसका एक्सटेंट। तो यह अधिनियम उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल पर लागू होता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच है। अच्छा, वो क्या है? इसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जो बिहार उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922 के तहत किसी नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र में आते हों। एक मिनट। इसका मतलब ये कानून सिर्फ गांवों के लिए नहीं है, ये शहरी इलाकों पर भी लागू होता है। हाँ, बिल्कुल। और यही जेपीएससी प्रीलिम्स का सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक ग्रामीण या आदिवासी क्षेत्रों का कानून है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी पकड़ शहरी क्षेत्रों पर भी उतनी ही मजबूत है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मतलब याद रखना है कि नगर पालिका क्षेत्र भी इसमें शामिल है। ठीक है। और धारा 2 उसमें निरसन का प्रावधान है। इसका क्या मतलब है? निरसन मतलब रिपील। इसका सीधा सा अर्थ है कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले जो भी पुराने बिखरे हुए कानून और अधिसूचनाएं थीं, उन्हें रद्द कर दिया गया। तो एक तरह से एक साफ स्लेट पर ये नया कानून लिखा गया। बिल्कुल। बिरसा मुंडा के उलगुलान के बाद जो स्थिति बनी, उसने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि वो एक व्यवस्थित और आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देने वाला कानून लाए। तो धारा 2 ने उसी के लिए रास्ता बनाया। समझ गई। तो अध्याय 1 ने हमें कानून का नाम और उसका भौगोलिक दायरा बता दिया। अब यहाँ से असली दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, जहाँ परिभाषाएं दी गई हैं। अब हम धारा 3 में दी गई परिभाषाओं को देखेंगे। सुना है जेपीएससी प्रीलिम्स में सबसे अधिक प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। इन परिभाषाओं को समझना मतलब अनिवार्य है। ये इस कानून का शब्दकोश है। तो कुछ मुख्य परिभाषाएं समझते हैं, जैसे भूस्वामी और काश्तकार। ये शब्द तो बार बार आते हैं। हाँ, इसे आप एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। सबसे ऊपर सरकार, फिर भूस्वामी यानी लैंडलॉर्ड, और उसके ठीक नीचे काश्तकार यानी टेनेंट, जो असल में जमीन पर काम करता है। तो भूस्वामी वो व्यक्ति है जिसके ठीक अधीन कोई काश्तकार भूमि धारण करता है। और काश्तकार वो है जो भूस्वामी को लगान चुकाता है। बिल्कुल। और ये पूरा कानून इन्हीं दोनों के रिश्ते को नियंत्रित करता है। ठीक है। अब 2 शब्द हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, कोड़कर और मुंडारी खुंटकाटीदार। बहुत अच्छा सवाल है और परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। देखिए, कोड़कर एक तरह की भूमि है। भूमि? हाँ, वो भूमि जिसे मुख्य रूप से धान की खेती के लिए कृत्रिम रूप से चौरस किया गया हो, जबकि वो पहले या तो जंगल थी या परती भूमि। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कोड़कर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जवाब है धान की खेती। अच्छा, तो कोड़कर एक एक्शन से बनी हुई जमीन है और मुंडारी खुंटकाटीदार? मुंडारी खुंटकट्टीदार जमीन नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है, एक अधिकार है। ये सीधे तौर पर मुंडा जनजाति के पारंपरिक भूमि अधिकारों से जुड़ा है। ये वो मुंडारी है जिसने जंगल से भूमि को जोत में लाने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो, मतलब जिसने सबसे पहले जंगल साफ करके गांव बसाया। तो ये परिभाषा तो सीधे सीधे मुंडा समुदाय के इतिहास को मान्यता दे रही है। बिल्कुल। ये बिंदु जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन परिभाषाओं के बाद
काश्तकारों का वर्गीकरण आता है धारा 4 में। हाँ, और इस वर्गीकरण को याद रखना बहुत जरूरी है। जेपीएससी इसमें वर्गों और उपवर्गों को आपस में मिलाकर भ्रमित करने वाले प्रश्न बनाता है। तो क्या है ये वर्ग? इसमें 4 मुख्य वर्ग हैं। पहला भूधारक, दूसरा रैयत। रैयत के भी तो प्रकार हैं। हाँ, रैयत में 3 उपवर्ग हैं। क अधिभोगी रैयत, ख अनाधिभोगी रैयत और ग खूंट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। और बाकी 2 वर्ग? तीसरा है दर रैयत यानी अंडर रैयत और चौथा एक विशेष वर्ग मुंडारी खूंटकट्टीदार। तो ये पूरा चार्ट याद रखना पड़ेगा अनिवार्य रूप से। चलिए अब भूधारकों के अधिकारों पर केंद्रित अध्याय 3 को समझते हैं। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण धारा है धारा 9। ये भूधारकों पर मतलब जमींदारों पर एक तरह की लगाम लगाती है। लगाम? किस तरह की लगाम? ये कहती है कि किसी भूधारक के लगान में तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक कि किसी संविदा के अधीन या बंदोबस्त के समय ऐसा न किया गया हो। मतलब जमींदार अपनी मर्जी से जब मन चाहे लगान नहीं बढ़ा सकता। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच था। लेकिन क्या इसका मतलब है कि लगान कभी बढ़ ही नहीं सकता? नहीं, बढ़ सकता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। धारा 9 क में उपायुक्त यानी डेप्यूटी कमिश्नर को कुछ विशेष परिस्थितियों में लगान वृद्धि का आदेश देने का अधिकार दिया गया है। तो ये याद रखना है कि अधिकार किसके पास है? उपायुक्त के पास। बिल्कुल। जेपीएससी के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है। और भूमि के हस्तांतरण के बारे में क्या प्रावधान है? धारा 11 में कुछ आंकड़े हैं जो मैंने सुने हैं बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, वो आंकड़े सीधे एमसीक्यू में आते हैं। धारा 11 भूधृतियों के अंतरण यानी ट्रांसफर के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया बताती है। इसमें जो फीस है वो वार्षिक लगान का 2% होगी। सिर्फ 2%? हाँ, लेकिन इसमें भी सीमा है। ये राशि 1 रुपए से कम और 100 रुपए से अधिक नहीं हो सकती। अच्छा, तो मिनिमम 1 रुपए और मैक्सिमम 100 रुपए। सही। और अगर भूस्वामी रजिस्ट्रीकरण से इनकार कर दे तो सिर्फ 2 रुपए की फीस पर उपायुक्त के पास रजिस्ट्री हो जाएगी। वाह, ये तो रैयत को बहुत सुरक्षा देता है। बिल्कुल। ये संख्याएं याद रखिएगा। 2%, न्यूनतम 1 रुपया, अधिकतम 100 रुपया। अब हम सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक अध्याय 4 पर आते हैं जो अधिभोगी रैयतों के अधिकारों से संबंधित है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हाँ, अध्याय 4 इस कानून का दिल है और इसका मूल धारा 17 में है जो बंदोबस्त रैयत को परिभाषित करता है। बंदोबस्त रैयत? ये क्या होता है? कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी गांव में लगातार 12 वर्षों की कालावधि तक रैयत के रूप में भूमि धारित करता है उसे उस गांव का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। 12 वर्ष? ये अवधि बहुत महत्वपूर्ण लगती है। अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सीधा प्रश्न बनता है। तो ये एक तरह का लॉयल्टी बोनस है कि आप 12 साल टिक गए तो आपको एक स्पेशल स्टेटस मिल गया। बिल्कुल, आपने सही समझा। और एक बार कोई बंदोबस्त रैयत बन गया तो धारा 19 के अनुसार उसे उस गांव में धारित सभी भूमि पर अधिभोगाधिकार यानी ऑक्यूपेंसी राइट प्राप्त हो जाता है। अधिभोगाधिकार, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब उसे उसकी जमीन से कोई बेदखल नहीं कर सकता सिवाय कानूनी प्रक्रिया के। वो जमीन का स्थायी धारक बन जाता है। तो एक अधिभोगी रैयत को भूमि उपयोग के क्या-क्या अधिकार मिलते हैं? ये धारा 21 में बताया गया है ना? हाँ, और ये धारा जीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार रैयत अपनी भूमि का उपयोग किसी भी रीति से कर सकता है, बस शर्त यह है कि इससे भूमि के मूल्य में कोई तात्विक कमी न हो। मतलब वो कुछ भी कर सकता है, तालाब खोद सकता है, घर बना सकता है। हाँ, वो तालाब खोद सकता है, कुआं बना सकता है और अपने या परिवार के रहने के लिए या व्यापार या कुटीर उद्योग के लिए भवन भी बना सकता है। और ईंट और खपड़ों के बारे में क्या? हाँ, यहीं पर एक परीक्षा का ट्रैप है। वो अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए ईंट और खपड़ों का विनिर्माण कर सकता है। मतलब व्यावसायिक बिक्री के लिए नहीं? बिल्कुल नहीं। और यही सवाल पूछा जाता है कि क्या रैयत व्यावसायिक बिक्री के लिए ईंट बना सकता है? उत्तर है नहीं। और बेदखली से क्या सुरक्षा है? क्या जमींदार उसे बस नोटिस देकर निकाल सकता है? लगभग नामुमकिन। धारा 22 अधिभोगी रैयत को बेदखली से एक तरह का फौलादी संरक्षण देती है। उसे केवल न्यायालय की डिक्री द्वारा ही बेदखल किया जा सकता है और वो भी सिर्फ एक ही आधार पर कि उसने भूमि को काश्तकारी के लिए अनुपयुक्त बना दिया है। ये तो बहुत मजबूत कानूनी सुरक्षा है। बहुत मजबूत। और इसके साथ ही धारा 24 लगान भुगतान की बाध्यता को भी स्पष्ट करती है। अधिकार हैं तो कर्तव्य भी हैं।
तो कुल मिलाकर ये पहले 4 अध्याय सीएनटी एक्ट की आत्मा है। ये काश्तकारों की श्रेणियों को परिभाषित करते हैं और विशेष रूप से अधिभोगी रैयतों को बहुत महत्वपूर्ण अधिकार और सुरक्षा प्रदान करते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ कानून नहीं बल्कि उस समय के संघर्षों का नतीजा है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर भी छोड़ जाते हैं। वो क्या है? विचार करने के लिए एक अंतिम प्रश्न ये है कि इन शुरुआती अध्यायों में परिभाषित अधिकार, विशेष रूप से खूंट कट्टी और अधिभोगी रैयत के अधिकार, आज के झारखंड में भूमि विवादों और विकास परियोजनाओं के संदर्भ में कितने प्रासंगिक हैं? कानून की यह ऐतिहासिक नींव आधुनिक चुनौतियों से कैसे टकराती है? यदि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।